बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ किताब जाति का विनाश इनहेलेशन ऑफ कास्ट में हमने पहला पार्ट का वीडियो बना दिया है। आपने अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखें। दूसरा पार्ट में बाबा साहेब क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति के विनाश दूसरा पार्ट में लिखते हैं, कांग्रेस बना समाज सुधार। भारत जैसे देश में समाज सुधार का मार्ग स्वर्ग को जाने वाले मार्ग की तरह है। ये बहुत सारी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायता करने वाले मित्र कम होते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले अधिक होते हैं। आलोचना करने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक सुधारक, दूसरा समाजवादी सुधारक। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता और निपुणता के बिना किसी दूसरे कार्य में स्थायी प्रगति संभव नहीं है, और सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगड़ा पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने की ही कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन भी कमजोरियों के बारे में बताती थी, और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करती थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कार्य को दो अंगों की तरह मिलकर काम करती रही। दोनों के वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्द ही ये दो पक्ष दो पार्टियों में बदल गए थे। एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि समाज सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। झगड़े और विवाद का मुहा ये था कि यह समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। 10 साल तक दोनों शक्तियां का पहाड़ा बराबर रहा, और लड़ाई में किसी की जीत के बिना विवाद जारी रहा। लेकिन यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भविष्य बहुत जल्द ही खत्म हो रहा था। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में अध्यक्षता करते थे वो शिकायत करते थे और इस बात से दुखी थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन हैं। उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए कांग्रेस भी भाग लेने वाले की संख्या बहुत अधिक होती थी, और उसमें सहानुभूति रखने वाले की संख्या उनसे भी अधिक होती थी। लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले की संख्या उनके मुकाबले में बहुत ही कम थी। इस प्रकार जनता की उदासीन के बाद जल्द ही राजनीति खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। दोनों में दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे डाली। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया, और लोग भी उसे भूल गए। सन 1892 में WC बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस की 8वें अधिवेशन के अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का अंत्येष्टि भाषण था, यानी शोक संदेश की तरह था। वह भाषण कांग्रेस की व्यवहार का इतना सटीक उदाहरण है कि मैंने इसमें निम्नलिखित अंशों का वर्णन करने का साहस किया है। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं या उनसे सहानुभूति नहीं रखता जो ये कहते हैं कि
जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती है, या हमारे पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह है कि इस अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते। मान्यवर बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों का जिस प्रकार समर्थन किया था वो मैंने ऊपर बता दिया है। उस समय अनेक लोग ऐसे थे और अब भी हैं जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देखकर खुश होते थे। लेकिन जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं वो पूछ सकते हैं कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात का कोई उत्तर नहीं है? क्या इससे सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो सच्चे थे? क्या इससे कोई निष्कर्ष साबित हो जाता है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है? आइए जरा इस दृष्टि में अछूतों के प्रति सवर्ण हिंदुओं के व्यवहार पर विचार करें। इससे इस विषय को समझाने में सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन काल में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता था, अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी छाया किसी हिंदू पर पड़ जाने से वह उसे अपवित्र कर दे। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था ताकि हिंदू भूल से भी उसे छूकर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पुणे में अछूतों को कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था क्योंकि उनके चलने से जमीन पर उनके पैरों से जो निशान बनते हैं उनको उस झाड़ू से मिटाते जाए ताकि कोई हिंदू अछूत के पैर के निशानों पर अपने पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। पुणे में अछूत चाहे कहीं भी जाए उनका अपने गले में मिट्टी की हंडी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके, क्योंकि जमीन पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। मैं हाल ही के कुछ अन्य घटनाओं को पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। सेंट्रल भारत में बलई नाम की एक अछूत जाति रहती है। हिंदुओं द्वारा उन पर किए गए अत्याचार मेरी बात स्पष्ट कर देंगे। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार में इन जुर्मों की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कथित उथी जाति के सवर्ण हिंदुओं ने अर्थात कलोटिया, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले के कनाडिया, बिचौली, हस्पी, बिचौली, मर्दाना और लगभग 15 दूसरे गांव के पटेल और पटवारी भी थे, उन्होंने अपने अपने गांव के बलायों को धमकी दी कि यदि तुम हमारे सहारे जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी ये आज्ञाएं माननी पड़ेगी। नंबर 1 पर है, बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटा की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। नंबर 2, वो रंगीन या सुंदर किनारे वाली फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे। नंबर 3, वो किसी हिंदू की मौत की खबर उसके कितने ही दूर रिश्तेदारों को जरूर पहुंचाएंगे। नंबर 4, वो सभी हिंदुओं के विवाह समारोह में बारात के आगे आगे बजा बजाते हुए चलेंगे। नंबर 5, बलाई स्त्रियों सोने चांदी के गहने, वो सुंदर गोटे, वो फैशनदार कपड़े भी नहीं पहनेंगे। नंबर 6, बलाई औरतें हिंदू औरतों के बच्चों के जन्म के समय प्रसूति में उनकी सेवा करेंगी। नंबर 7, बलाई लोग हिंदुओं की सेवा करने की एवज में कोई मेहनताना नहीं मांगेंगे तथा हिंदू उन्हें अपनी इच्छा से जो कुछ भी देंगे वो उसी स्वीकार कर संतुष्ट हो जाएंगे। नंबर 8, यदि बलाई लोगों को यह शर्तें स्वीकार नहीं हो तो वो गांव छोड़कर निकल जाएं। बलाइयों ने इन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया तो हिंदुओं ने उसके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई शुरू कर दी। बलाइयों को गांव के कुएं से पानी भरने और अपने पशु चराने से रोक दिया। बलाइयों को हिंदुओं की जमीन से होकर जाने से भी मना कर दिया, इसलिए ताकि यदि
बलाई के खेतों के आसपास हिंदुओं के खेत हो तो बलाई अपने खेत में नहीं जा सके। हिंदुओं ने बलाइयों के खेतों में अपने पशु चराने के लिए छोड़ दिए। बलाई ने इस अत्याचार के खिलाफ इंदौर दरबार में अर्जी दायर की, लेकिन उचित समय पर मदद नहीं मिल सके और जुल्म जारी रहने के कारण सैकड़ों बलाई अपने बीवी बच्चों सहित उन घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिनमें उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे। वो उस इलाके आसपास की रियासतों जैसे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासतों के गांवों में चले जाने के लिए मजबूर हो गए। उनके नए घरों में उनके साथ क्या बीती इसका वर्णन करना कठिन है। गुजरात के कविथा गांव में हुई एक घटना अभी पिछले ही साल ही घटी है। इस गांव के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वो गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की हाथ जोड़ी न करें। सवर्ण हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों की उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहना करना पड़ा, ये हर कोई जानता है। इसका ज़्यादा वर्णन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले की जुहू नामक गांव की एक अन्य घटना सुनिए। नवंबर 1935 में कुछ संपन्न अछूत परिवारों की कुछ औरतों ने धातु के बर्तन में पानी लाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने अछूत द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग करना अपनी शान के खिलाफ और अपमान समझा। इस गुस्ताखी के लिए अछूत औरतों पर निर्दयता से हमला कर मारा पीटा। जयपुर के चकवाड़ा गांव से हाल ही में एक खबर मिली है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार चकवाड़ा गांव के अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य की पालना में गांव के अछूत भाइयों को प्रसादी भोज देने का प्रबंध किया। उसने भोज में देसी घी से पकवान बनवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लोग लाठियां लेकर वहां आ धमके। उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया और अछूतों को मारा पीटा। वो बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इन निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया? अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी और उसके मेहमानों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी थी। देसी घी अमीरों के लिए विलास का चीज है, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक है। चकवाड़ा के सवर्ण हिंदुओं को ये सहन नहीं हुआ और सबक सिखाने के गुस्से में उन अछूतों को उनकी गलती का बदला लिया जिन्होंने घी के व्यंजन परोसकर सवर्णों का अपमान किया है। उन अछूतों को ये समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि सवर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खाद्य चीज है। इसका मतलब ये है कि एक अछूतों को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में सामर्थ हो। ये घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है। अब मैं सामाजिक सुधार के मामले के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने में जहाँ तक संभव होगा मान्यवर बनर्जी का ही अनुसरण करूँगा और मैं राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुएं का उपयोग करने से रोकते हैं? क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, चाहे आप उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते? क्या आप उस हालात में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते? क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतने ही काफ़ी है। मैं हैरान हूँ कि मान्यवर बनर्जी का इन सवालों का क्या जवाब देते। मुझे विश्वास है कि कोई समझदार इंसान इन सवालों का जवाब हाँ देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि
एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको ये भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के कोई लायक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। फिर सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में कैसे हार गई? इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय समाज सुधारक लोग इस प्रकार के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ ये बता देने की जरूरी है कि सामाजिक सुधार के दो अर्थ है, एक तो हिंदू परिवार का सुधार और दूसरा हिंदू समाज ढांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करना होगा। इनमें से पहले का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के विनाश से है। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसमें अपना संबंध अधिकतर उच्च वर्गों के हिंदू परिवार के सुधार के साथ ही रखा गया था। इसमें अधिकतर ऊंचे वर्णों के शिक्षित जातियों के ही हिंदू थे, जिन्हें जाति व वर्ण भेद को मिटाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत का एहसास नहीं होता था तथा जिनमें आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं थी। उनका सवर्णों में विधवा विवाह या बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने की अधिक जरूरत मालूम होती थी, क्योंकि ये कुप्रथाएं उनमें प्रचलित थी और उनको दुख दे रही थी। वो पूरे हिंदू समाज में सुधार की कोशिश नहीं करते थे और उनके परिवारों के सुधार के सवाल पर ही सारा ध्यान दे रहे थे। जात पात को तोड़ने के अर्थ वाले समाज सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। इसी कारण सामाजिक सुधार पार्टी खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि ये दलित इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार सचमुच सामाजिक सुधार को पीछे धकेलकर आगे आ गया, लेकिन इस दलित से अधिक नहीं तो कम से कम ये लाभ तो है जो स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक सुधार दल क्यों हार गया। यह हमें इस बात को समझाने में मदद करती है कि जो जीत राजनीतिक सुधार पार्टी ने सामाजिक सुधार पार्टी पर हासिल की है और यह मान्यता कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार की जरूरत नहीं है, यह एक ऐसा मत है जो भी टिका रह सकता है जब सामाजिक सुधार का अर्थ परिवार के सुधार तक सीमित हो। समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार संभव नहीं, इस बात को नकारना मुश्किल है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकारी फर्डिनेंड लेस्ले जैसे विचारक को भी कहना पड़ा है कि राजनीतिक संविधान बनाने वाले को सामाजिक सच्चाई और शक्तियों को जरूरत ध्यान में रखना चाहिए। सन 1862 में जनमन श्रोताओं को संबोधित करते हुए लेस्ले ने कहा, संवैधानिक सवाल मौलिक रूप से अधिकारों के सवाल नहीं है, बल्कि सत्ता के सवाल है। किसी देश के वास्तविक संविधान के नींव केवल उसकी शक्तिशाली दशा पर होती है जो इस देश में मौजूद हो। इसलिए राजनीतिक संविधान का महत्व और स्थिरता तभी होती है जब वो समाज में पाई जाने वाली मान्यताओं और शक्तियों की ठीक प्रकार से व्याख्या करते हैं। लेकिन गवाही के लिए प्रशिया जर्मनी जाने की जरूरत नहीं है, हमें देश में ही इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इस सांप्रदायिक बंटवारे कम्युनल अवार्ड का क्या अर्थ है, जिनसे राजनीतिक शक्ति या अधिकारों को विभिन्न वर्गों और समाजों में एक खास अनुपात में बांट दिया जाता है। मेरी राय में इसका अर्थ यही है कि राजनीतिक शासन पद्धति को सामाजिक बनावट और ताने बानों का ध्यान जरूर रखना होगा। यह बंटवारा दिखलाता है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भारत में सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्याओं से गहरा संबंध है, उन्हें संविधान तैयार करते समय सामाजिक समस्याओं का मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति अपेक्षा और उसके प्रति उदासीनता दिखाने की सजा है। ये सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है
जो ये बताती है कि हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर देना बहुत जरूरी वो ठीक ही था। मैं जानता हूँ कि कई महाअनुभवों ने मेरे इस विचारों से सहमत नहीं होंगे। ये विचार लोगों में फैल रहा है और इसे मान लेने से सुख और प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि कम्युनल अवार्ड का अस्वाभाविक है और अछूतों सहित अन्य अल्पसंख्यकों और अफसरी नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठजोड़ का परिणाम है। यदि आप कहें कि कम्युनल अवार्ड कोई अच्छा परिणाम नहीं, तो मैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में कम्युनल अवार्ड का सहारा नहीं लेना चाहता। जब जरा आयरलैंड का उदाहरण देखें, आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखाता है। ये सभी जानते हैं कि अल्टर के और साउथ आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच जिस समय समझौता की बातचीत चल रही थी, उस समय वहां के प्रतिनिधि रेडमंड ने पूरे आयरलैंड के लिए एक समान होम रूल शासन पद्धति में अल्टर मिलाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था, जो भी राजनीतिक सुरक्षा आपको पसंद है उन्हें मांग लो, वो सबको आपको मिलेगी। अल्टर वालों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि भाड़ में जाए सुरक्षा, हम किसी भी शर्तों पर तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यकों ने यहाँ भी वही ढंग अपनाया होता जो अल्टर ने अपनाया था, तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक इच्छाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल की तरफ से अल्टर के व्यवहार को मुख्य रखते हुए यह भी बिल्कुल साधारण बात है कि भारत में अल्पसंख्यकों ने उन बहुसंख्यकों को जिनसे बहुत राजनीतिक समझदारी का सबूत नहीं दिया, उनके शासन में अधीनता को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि उनके लिए कुछ सुरक्षा का फैसला कर लिया जाए। खैर, ये तो एक इत्तेफाक की बात भी खास मुद्दा तो यह है कि अल्टर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जो उत्तर में दे सकता हूँ वो केवल यह है कि साउथ आयरलैंड और अल्स्टर के बीच सामाजिक समस्या थी, अर्थात रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच एक सामाजिक और जातीय समस्या थी। ये असल में एक जातीय समस्या थी। अल्स्टर के लोगों ने अपना उत्तर इस ढंग से तैयार किया था कि आयरलैंड का होम रूल आज़ादी, रोम का रूल जुल्म होगा। ये केवल एक ही बात का दूसरा ढंग है। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच जाति पाति की सामाजिक समस्या थी जो राजनीतिक समस्या को सुलझाने नहीं देती थी। इस प्रमाण की सच्चाई पर भी जरूर शंका की जाएगी और ये कहा जाएगा कि यह भी साम्राज्यवादियों का दिमाग काम कर रहा था। लेकिन मेरे प्रमाणों का खजाना भी खाली नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास में प्रमाण देना चाहता हूँ। ये कोई नहीं कह सकता है कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा है वो जानता है कि रोम के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसी चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा का पद खत्म कर दिया तो राजा का अधिकार यानी इंपीरियल अर्थात राजशाही शक्ति को कंसल और पेंट्रीफेक्स मैक्सिमस में बांट दिया गया। कौशलों का राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पेंट्रीफेक्स मैक्सिमस ने संभाल ली, अर्थात राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बात प्रजातंत्र शासन पद्धति ने ये नियम बनाया था कि दो काउंसिलों में से एक पोर्टिशियन और दूसरा प्लेवियन। उसी संविधान में यह भी लिखा था कि पेंट्रीफेक्स मैक्सिमस में अधिक पुरोहित लोगों में से आधे प्लेवियन हो गए और आधे पेट्रिशियन। रोम के लोकतंत्र के संविधान में यह शर्तें, जिनको मैंने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा है, क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लोग दो अलग अलग जातियां या वन प्लेबियन और पेट्रिशियन में बांटे हुए थे।
रोम के लोकतंत्र संविधान को समाज के इन दो भागों के विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा। सारांश यह है कि राजनीतिक सुधारक चाहे किसी भी दिशा की ओर जुड़ना चाहे, वो पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वो वहाँ की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपनी इस सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधान पर प्रभाव पड़ता है और गहरा संबंध है, मैंने इसके पक्ष में जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत विशेष है, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां हुई है। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आज़ादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आज़ादी का कारण बने। उनके कारण अमेरिका के आज़ादी का युद्ध जीत गया। प्लूटरिज्म ने नए संसार की नींव रखी। प्लूटरिज्म ने ही अमेरिका की आज़ादी का युद्ध जीता। यह एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके थे। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक और धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। ये प्रमाणित करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी है कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों की विचार, मन और बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आज़ादी बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।